Hello everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce. In the last class, we have studied about what is economics, definition of economics and so on. And for today, our topic is microeconomics, macroeconomics, history of economic thoughts and so on. So let's start. What is microeconomics? Microeconomics क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटा, मतलब हम जब भी इकोनॉमिक्स में कुछ भी छोटा पढ़ेंगे, मतलब एक छोटे यूनिट की जब बात कर रहे हो उसकी स्टडी करेंगे तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे. मैक्रो मतलब लार्ज, वर्ड इटसेल्फ इज लार्ज. अगर हम कुछ भी बड़े यूनिट में बात कर रहे हैं, जैसे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, तो ये सब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो में छोटे यूनिट, कंज्यूमर, सप्लाई, मार्केट, ये सब क्या है, एक छोटा यूनिट है, तो हम इसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल. ग्रीक वर्ड से माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिराइव किया गया है. ग्रीक वर्ड क्या था? माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल. मैक्रो इकोनॉमिक, इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज. नेक्स्ट पॉइंट है, इट स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक अ कंज्यूमर, अ फर्म एंड एक्सेट्रा. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? एक छोटे यूनिट की बात पढ़ाई होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में. जैसे अब हमारा कंज्यूमर, हमारा फर्म मतलब कंपनी, इंडिविजुअल्स, ये सब क्या है, छोटे लेवल पे हम पढ़ रहे हैं. और इन सब की पढ़ाई हम करते क्यों हैं? क्योंकि हम जब पढ़ेंगे मार्केट में क्या एजेंट है, हमारे कंज्यूमर क्या चाहते हैं, तब उस अकॉर्डिंग हमारा डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन होता है. और कैसे हम प्राइसेस, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें, सर्विसेज कौन सा ऑफर करें, ये सब तब सारे क्वेश्चन का आंसर तभी मिलेगा ना जब हम मार्केट को स्टडी करेंगे. तो ये है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल. हम इकोनॉमी को एक फुल यूनिट की तरफ बात करते हैं. इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. थर्ड पॉइंट है हमारा, इट एनालाइजेज द बेसिक एलिमेंट इन द इकोनॉमी. बेसिक एलिमेंट हमारा क्या है इकोनॉमी का बेसिक एलिमेंट होता है मार्केट एंड उसके साथ इंटरेक्शन करना. मैंने बताया ना, प्रोडक्शन, कंजप्शन, ये सब के बारे में हम जब पढ़ रहे होंगे, डिमांड, सप्लाई, एक एक कंज्यूमर को क्या चाहिए, इस तरह से जब हम पढ़ाई करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि प्राइसेस क्या हमें ऑफर करनी है मार्केट में, जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके. और जब प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा तो प्रॉफिट बहुत आएगा. और इसी तरह से हमें ये भी तो पता करना होगा ना कि कौन सा गुड्स मार्केट को चाहिए, कौन से सर्विसेज चाहिए. तो ये सब हम स्टडी कर रहे होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. It analyzes the basic element in the economy, that is market, their interaction and outcomes of interaction. Their interaction मतलब यही कि जब हम प्रोडक्शन के बारे में, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर के साथ क्या बिहेवियर होगा, ये सब जब पढ़ रहे होंगे. और जब हम ये सब एनालाइज करेंगे तो आउटकम में क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है, कौन सा सर्विसेज ऑफर करना है, कितना प्रॉफिट हमें मिलेगा. मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड पॉइंट है, इट एनालाइजेज द इकोनॉमी एज अ सिस्टम वेयर प्रोडक्शन, कंजप्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इंटरैक्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. अब जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम इकोनॉमी एज अ सिस्टम, एक पूरा इकोनॉमी का बात करेंगे. अब जब इकोनॉमी का बात करें तो फिर हम यहाँ पे वाइडर टर्म में बात करते हैं. यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम फुल प्रोडक्शन की बात करेंगे. प्रोडक्शन से वाइडर टर्म होता है आपका कंजप्शन. प्रोडक्शन एक वाइडर टर्म है, कंजप्शन भी उसी तरह से एक वाइडर टर्म है. जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं. कंजप्शन क्या होगा, कितना सेविंग करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस तरह से इनके साथ हम कोऑर्डिनेशन करें, इंटरेक्शन क्या होगा एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इट. तो एक सिंपल लाइन में आप समझने की कोशिश कीजिए. माइक्रो मतलब होता है छोटा. जब भी हम एक छोटे यूनिट की बात कर रहे होंगे
तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और जब हम एक बड़े यूनिट की बात करते हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक में करना क्या होता है, इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, उसके डिफरेंट एजेंट्स के बारे में, उनके इंटरेक्शन के बारे में। तो उसी तरीके से माइक्रो एक छोटी यूनिट है। जब हम एक प्रोडक्ट, एक कंज्यूमर, एक फर्म की बात करेंगे तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बात कर रहे हैं, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे होंगे तो हम एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, पूरा एक होल टर्म, प्रोडक्शन इटसेल्फ इज अ वाइडर टर्म। प्रोडक्शन जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स की हो सकती है, गुड्स एंड सर्विसेज, सबके बारे में हम बात कर रहे होंगे। क्योंकि प्रोडक्शन का हिंदी मतलब क्या होता है, उत्पादन, मतलब हम बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं प्राइस थ्योरी। और मैक्रो को हम लोग बोलते हैं इनकम थ्योरी। प्राइस थ्योरी क्यों? क्योंकि आप सोचिए ना, एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कितना डिमांड होना है, कितना सप्लाई होना है, किसको क्या चाहिए, उस अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। एंड एट द एंड हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, सो दैट हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। यहाँ पे हम बस बात करते हैं कि प्राइस क्या रखेंगे प्रोडक्ट की, बस इतना ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम एक छोटे यूनिट का बात कर रहे हैं। जब हम वाइडर टर्म में बात कर रहे हैं इनकम थ्योरी में, तो अब जब हमने डिसाइड कर ही लिया कि प्राइस क्या होंगे एक प्रोडक्ट का, तो उस हिसाब से हमारा फिर प्रॉफिट क्या आएगा, तो प्रॉफिट मतलब इनकम होगा। तो इस तरह से इसे हम इनकम थ्योरी बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को, और माइक्रो को प्राइस बोलते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स। इसमें हमें 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मर्केंटिलिज्म। अब ये क्या था, पहले तो हम जानते हैं इसका बहुत सारा नाम है, डिफरेंट कंट्री में हम इसे डिफरेंट नाम से जानते हैं। ये 16 to 18 सेंचुरी में था, एंड दैट टू इन यूरोप, वो यूरोप में था। अब मर्केंटिलिज्म होता क्या है? मर्केंटिलिज्म डोमिनेंट सिस्टम है विच प्रिवेल्ड इन यूरोप, जो यूरोप में ज़्यादा हावी था 16 to 18 सेंचुरी में। इंग्लैंड में इसे हम लोग कमर्शियल सिस्टम भी बोलते थे। इंग्लैंड में हम इसे कमर्शियल सिस्टम बोलते थे। अब कमर्शियल सिस्टम क्यों बोलते थे? क्योंकि इट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स एंड फ्री ट्रेड। कमर्शियल सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका ज़्यादा फोकस था हमारे फ्री ट्रेड पे और कॉमर्स के इम्पोर्टेंस पे। जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया में हम इसे कैमरलिज्म बोलते थे। फ्रांस में हम इसे कॉल्बर्टिज्म बोलते थे। तो आप देखिए मर्केंटिलिज्म का डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नाम है। हम इसे रिस्ट्रिक्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टिव सिस्टम। अब इसे ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट्स प्रैक्टिकल पॉलिसीज कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशन ऑन कॉमर्स। इसमें जो है ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। किसमें? दिस रिस्ट्रिक्टिव सिस्टम में, बिकॉज इट्स प्रैक्टिकल पॉलिसीज, इसके जो पॉलिसीज थे ना उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस थे हमारे कॉमर्स में। ऑल्सो नोन एज बुलिनिज्म बिकॉज द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर को इसमें इम्पोर्टेंस दिया गया बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम इसे एक न्यू नाम दे रहे हैं, दैट इज बुलियनिज्म। अब मर्केंटिलिज्म को हम बहुत सारे डिफरेंट नेम से जानते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। अब बट ये वर्ड, ये सिस्टम होता क्या है, अब हमें ये समझने की कोशिश करनी है। एडम स्मिथ कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने इस टर्म को कैसे कॉइन किया, मतलब उन्होंने क्या बोला इसके बारे में? ही डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी दैट सॉट टू एनरिच द कंट्री बाय रिस्ट्रेनिंग इम्पोर्ट्स एंड इंकरेजिंग एक्सपोर्ट। ये सिस्टम कुछ नहीं, ये सिस्टम बस एक सिंपल लाइन बोलता था, एंड दैट इज कि आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, आपको एक्सपोर्ट अपना इंक्रीज करना है। एक्सपोर्ट क्या होता है वो आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। एक्सपोर्ट होता है जब हम अपने कंट्री का सामान दूसरे कंट्री में भेजते हैं, तो एक्सपोर्ट होता है। मतलब इस सिस्टम के अंदर कंट्री फोकस करती थी सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट पे,
और इम्पोर्ट को वो लोग कम कर रहे थे। मतलब अपने कंट्री में दूसरे कंट्री से जो सामान मंगाने का जो सिस्टम होता है, दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट, उसे हम रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। The goal of these policies was supposedly to achieve a favorable balance of trade that would bring gold and silver into the country and also to maintain domestic employment. इस सिस्टम में हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि हमारा जो ट्रेड है ना वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाए, बहुत सारे गोल्ड एंड सिल्वर जो है हमारे कंट्री में आ जाए, और हम जो है डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट जो है उसे मेंटेन कर सके। अब डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके। इस सिस्टम में क्या होता था कि हमारा जो मिलिट्री था, हमारा जो फोर्सेस था ना, वो अपनी पूरी जी जान, उनका पूरा फोकस यही रहता था मार्केट के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, कितना प्रोडक्ट हो रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें तो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना था। तो इसीलिए मिलिट्री का भी काम यही था कि वो ज़्यादा फोकस कर रही थी कि हम अपने मार्केट पे ध्यान दे रही थी, लोगों पे ध्यान देने में जुटी हुई थी। मतलब रादर दैन आपका एक नॉर्मल, अगर आप मिलिट्री की बात कर रहे होते तो आप क्या, आपको लगता है प्रोटेक्शन, बट यहाँ पे क्या था, दे आर फोकसिंग ऑन मार्केट, किस तरह से वहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, प्रोड्यूसर्स पे ध्यान दे रहे थे, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे रहे थे। तो ये सब था हमारा मर्केंटिलिज्म के अंदर। ये जो हमारा सिस्टम है वो नॉर्मली हमारा यूरोप में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था 16 to 18 सेंचुरी में। मर्केंटिलिज्म जो है वो बिलीव करता था, वो ये जो सिस्टम है वो इस आइडिया पे काम कर रहा था कि हमारा जो पूरे वर्ल्ड का जो वेल्थ है ना वो स्टैटिक है। वो क्या है? स्टैटिक है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं इसी चीज़ में अपना पूरा टाइम, पूरा एनर्जी लगा रहे थे कि हमें अपना एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा लेना है, एक्सपैंड कर लेना अपना एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा, और अपने इम्पोर्ट्स जो हैं उन्हें लिमिट कर देना है, उन्हें क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट कर देना है। और वो रिस्ट्रिक्शन आ कैसे रहा था? टैरिफ की हेल्प से। तो इस सिस्टम में एक नॉर्मली एक आइडिया ये था कि हमारा जो वर्ल्ड का वेल्थ है वो स्टैटिक है, और सारे यूरोपियन कंट्रीज जो है वो फोकस कर रहे थे अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में और इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने में। और इसी चलते जो कंट्रीज़ थी उनकी जो मिलिट्री थी वो भी एंगेज हो जा रही थी मार्केट में, प्रोड्यूसर और सप्लायर के इंटरेस्ट के लिए वो भी फोकस करने लगे थे इन्हीं सब बातों पे, क्योंकि यही सब तो डिपेंड कर रहा था हमारे कंपनी के वेल्थ पे, हमारे नेशंस के वेल्थ पे। कैपिटल जो रेज हो रहा था वो सब कैसे हो रहा था? इसी के चलते, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में बिजी थे, हम इंपोर्ट को एकदम रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये था हमारा मर्केंटिलिज्म। आई होप आपको समझ आ रहा हो। नेक्स्ट इकोनॉमिक थॉट है हमारा क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये क्या है? ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये एक ट्रेडिशनल थॉट है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देते हैं, जिसमें हमारा ज़्यादा फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन पे रादर दैन एम्प्लॉयज़ वर्किंग देयर। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फर्म मतलब कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कंपनी, ये सब एक ही टर्म है। ये सबका मतलब आप एक छोटे लाइन में, एक वर्ड में ये समझिए, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म एंड कंपनी इज द सेम। क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या करती है कि वो फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन पे वो फोकस नहीं करती है। अब ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स कब आई? हमारा मर्केंटिलिज्म कब आया था? और क्लासिकल इकोनॉमिक्स कब आया? 16 to 18 में मर्केंटिलिज्म था, एंड क्लासिकल इकोनॉमिक्स आया हमारा लेट 18th में एंड अर्ली 19th सेंचुरी में। मर्केंटिलिज्म था हमारा यूरोप पे ज़्यादा डोमिनेंट था, ज़्यादा वो वहाँ पे काम कर रहा था, एंड क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो आपका ब्रिटेन में, स्पेशली जो है वो ब्रिटेन में फोकस था। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। मैंने इस टॉपिक का नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, और इनफैक्ट सारे नोट्स जो है ना आपके, उसके लिंक प्रोवाइडेड रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप नोट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं।
क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो फोकस करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, और ऑर्गेनाइजेशन को हम अगर बोलना चाहे एक डिफरेंट वर्ड में तो यहाँ हम बोलना चाह रहे हैं मशीन। ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे हम लोग मशीन जैसा समझ रहे हैं, और ह्यूमन बीइंग को क्या समझ रहे हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ मशीन। क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन की जैसा समझती है, और जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं, उनको मशीन का पार्ट समझती है। लेट 18th एंड अर्ली 19th में आपका क्लासिकल इकोनॉमिक्स था, और स्पेशली ब्रिटेन में ये ज़्यादा डोमिनेंट था। क्लासिकल इकोनॉमिक्स फोकस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक फ्रीडम पे। ये फोकस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक फ्रीडम पे। दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड शॉर्टली आफ्टर द बर्थ ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स कब आया, आपके वेस्टर्न कैपिटलिज्म जब आया और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, उसके बाद आपका आता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स। उसके जस्ट बाद, शॉर्टली आफ्टर, मतलब थोड़े ही दिन बाद, अब वेस्टर्न कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म होता ही क्या है, कैपिटलिज्म होता है जब एक इंसान फोकस कर रहा है अपने ग्रोथ पे, जितना भी प्रोडक्शन कर रहा है उसके सारे प्रॉफिट उसके हैं। कंपनी इज रन एंड ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। स्टेट का वहाँ पे कोई फोकस नहीं, स्टेट का कोई रोल नहीं है। ये होता है हमारा कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म होता है जब एक इंडिविजुअल एक कंपनी को रन करता है और उसको वो ओन करता है, उसके प्रॉफिट उसके होते हैं, स्टेट जो है उसमें इंटरफेयर नहीं कर रही होती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आपको पता होगा शायद। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है, जब हम एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट से शिफ्ट कर रहे थे मशीन की ओर, इंडस्ट्रीज की ओर, ये जो रेवोल्यूशन टाइम था इसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट आता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के मेन थिंकर्स कौन थे, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो। ये जो थ्योरी है हमारी क्लासिकल इकोनॉमिक, वो एक्सप्लेन करती है वैल्यू, प्राइस, सप्लाई, डिमांड और डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस क्या होता है, एक कमोडिटी का आप प्राइस क्या रखेंगे, सप्लाई आपको कितना उसे प्रोड्यूस करना है, डिमांड मतलब जितना डिमांड है उसी हिसाब से ना आप सप्लाई भी कर रहे होते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप मार्केट में उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक प्रोड्यूसर क्या करता है, अपना सामान उठाता है, होलसेलर के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है। होलसेलर क्या करता है, सामान को लेता है और अपने रिटेलर के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है। और वो जो रिटेलर होता है, हम आसपास जितने शॉप देखते हैं वो मोस्टली हमारे रिटेलर्स होते हैं। बहुत सारे शॉप ऐसे भी होते हैं जो होलसेलर्स होते हैं। अब ये रिटेलर्स क्या करते हैं, आपको कंज्यूमर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंज्यूमर्स आते हैं, उनके पास सामान खरीदते हैं, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आपके गुड्स का। लिबर्टी एंड फ्रीडम जो था वो बेसिस था हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक प्रिंसिपल का। When market and individuals are free from government intervention, individual prosper and so nations prosper. क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या करती है, फ्री कंपटीशन में बिलीव करती थी। उसका ये मानना था कि अगर एक इंसान तरक्की करेगा तो नेक्स्ट, अगर एक इंसान तरक्की कर रहा है तो हमारा उसके चलते क्या हो रहा है, नेशन भी प्रॉस्पर कर रहा है, नेशन जो है वो भी तरक्की करेगा। एक इंसान, अगर सिंपल सी बात है, आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आप ये जो पूरा है, आप अगर इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, अगर ईच एंड एवरी इंसान एम्प्लॉयड हो तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वही सॉल्व हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर एक इंडिविजुअल जो है अच्छा कमाता है तो क्या होगा, फाइनली हमारा नेशनल इनकम ही तो बढ़ेगा, और नेशनल इनकम जब बढ़ेगा तो क्या होगा, उससे हमारा कंट्री ही तो प्रॉस्पर करेगी, कंट्री ही ना डेवलप करती जा रही है। तो ये यही बोलने का कोशिश कर रहा है कि इंडिविजुअल जब प्रॉस्पर करता है तो नेशन प्रॉस्पर करेगा। बट यहाँ क्लासिकल इकोनॉमिक्स का एक ही ड्रॉबैक्स था कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती ही नहीं थी, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमारी एक हेड है। आपके घर में आपके मम्मी पापा हेड होते हैं, उसी तरह से गवर्नमेंट क्या है, पूरे नेशन की हेड है। अगर वो इंटरफेयर करेगी ही नहीं तो जिसको जो मन आएगा वो करेगा।
डिमांड है ही नहीं हमारे फर्नीचर्स की और हमने सैकड़ों फर्नीचर बना दिए। तो क्या किया, सिर्फ रॉ मटेरियल की बर्बादी हुई। बट गवर्नमेंट जब रहती है तो आपका देखती है ना कि कितना डिमांड है और कितना सप्लाई होना चाहिए, टैक्सेस लगाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सारा कुछ प्रोड्यूस करें अपनी कंट्री में और सबका सब आप इम्पोर्ट करने में लगे हुए हैं, सॉरी एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, आप सारे सामान को बाहर भेज रहे हैं। या अगर आपके कंट्री में ये रिसोर्सेज अवेलेबल है फिर भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाई हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो भी एक लिमिटेड, आई विल से लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज गुड, वो ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मेन प्रिंसिपल क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करती थी, डिवीज़न ऑफ लेबर। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास स्किल्ड लेबर होते हैं, अनस्किल्ड लेबर होते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना जो एक काम में बहुत अच्छी होते हैं, उन्होंने उसकी पढ़ाई की है, काफ़ी स्किल्ड होते हैं, अगर वो उस काम को करते हैं। अगर आप एक कारपेंटर से वुडन वर्क कराते हो और वो जो अच्छे से काम करता है क्योंकि वो स्किल्ड है उसी काम में, तो वो क्या करता है, काफ़ी एक अच्छा आउटपुट आता है, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारा कम होता है। रादर दैन अगर हमने बोल दिया कि वुडन आपको जो काम है, जो वुडन वर्क है वो आप पेंटर कर दो, तो उसे तो वो काम आता ही नहीं है, वो कैसे करेगा। अगर उसने सीख लिया और कर भी दिया तो क्या वो इतना अच्छा प्रोडक्ट बना पाएगा, नहीं। अब अनस्किल्ड लेबर जो हैं उनसे आप काम कराओ ऐसा काम जिसमें वो स्किल का रिक्वायर्ड नहीं है, आप वैसे काम करा लो अनस्किल्ड लेबर से। तो डिवीज़न ऑफ लेबर्स जो थी उस पर क्लासिकल इकोनॉमिक बिलीव करती थी। नेक्स्ट है स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस। स्केलर एंड फंक्शनल प्रोसेस से आई मीन कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वो एक कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है स्केलर में क्या होता है, वर्टिकल ग्रोथ होता है और फंक्शनल प्रोसेस में ग्रोथ जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है। स्केलर में वर्टिकल एंड फंक्शनल में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स में बहुत ही स्पैन था, आपका कंट्रोल था हर चीज पे। नेक्स्ट आता है हमारा बेनिफिट्स। अब क्लासिकल इकोनॉमिक्स का बेनिफिट्स क्या था, इट रिजल्ट्स इन फर्दर डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में ये ज़्यादा बिलीव करता था, उसको और प्रोमोट कर रहा था। कैपिटलिज्म क्या होता है, जब एक कंपनी जो है रन एंड ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल रादर दैन स्टेट, मतलब प्रॉफिट इज नॉट गिवन टू द स्टेट, स्टेट का कोई रोल ही नहीं है। एंड द यूज ऑफ ट्रेड एज अ फैक्टर डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इकोनॉमी रादर दैन द स्टॉक पाइलिंग ऑफ गोल्ड। मर्केंटलिज्म में हम क्या कर रहे थे कि गोल्ड को स्टॉक पाइलिंग कर रहे थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में लगे हुए थे, हम इंपोर्ट को रोक रहे थे। टैरिफ लगा के हम इंपोर्ट को रोकने की कोशिश कर रहे थे और एक्सपोर्ट को हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। गोल्ड एंड सिल्वर्स का स्टॉक पाइलिंग करने में लगे हुए थे, बट क्लासिकल इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं था। एजम्पशंस क्या है, अब कुछ एजम्पशंस हैं हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स के। इट इंक्लूड द बिलीफ दैट मार्केट सेल्फ रेगुलेट। ये ऐसे बिलीव करती थी, इसका मानना था कि मार्केट जो है अपने आप सेल्फ रेगुलेट, अपने आप काम करती है। ऐसा नहीं है, बट सच्चाई है कि मार्केट अपने आप काम नहीं करती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए मार्केट को रेगुलेट करने के लिए और अच्छे फ्लरिश करने के लिए। प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल फॉर गुड्स एंड वेजेस, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये एक पॉइंट बोलती है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई जो है अपने आप बहुत सारा प्रोड्यूस करके रख लो, बहुत सारा चीज़ों को सप्लाई करके रख लो, मार्केट में रिक्वायर्ड है ही नहीं 1000 मार्कर्स और मैंने सप्लाई कर लिया, तो क्या डिमांड आएगी, नहीं आएगी। बट ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स यही बोलना चाह रही थी कि अगर आप 1000 मार्कर्स बना लोगे तो खरीदने वाले मिल ही जाएंगे। और नहीं तो ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये बोलती थी कि आपने 1000 मार्कर्स बना लिया ना, जो बनाने वाले हैं उसको आपने पैसा तो दिया और वही इंसान फिर से मार्केट में जाके यही मार्कर खरीद लेगा। तो ये शायद पॉसिबल नहीं है।
ये जो है सही थ्योरी नहीं है, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली होता है क्या कि डिमांड जितना रहता है उस हिसाब से हम सप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास 500 डिमांड है मार्कर की तो हम 500 एग्जैक्ट तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम 600 to 700 प्रोड्यूस करेंगे। डिमांड और सप्लाई को हम लोग बहुत ही वाइडर टर्म में पढ़ने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट यूनिट ही है डिमांड एंड सप्लाई। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके एग्जाम्स के पहले आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, दैट इज यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। Assumptions हमारे ये थे कि it includes the belief that markets self-regulate, prices are flexible for goods and wages, supply creates its own demand and there is equality between saving and investment. Saving और investment के बीच में भी वहाँ पे equality है। Next economic thoughts है हमारा Keynesian economics। अब ये क्या था, इसको समझने के पहले हम ये समझते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स आया, पहले आया मर्केंटलिज्म, फिर आया क्लासिकल एंड फिर आया केंजियन इकोनॉमिक्स। ग्रेट डिप्रेशन आया था हमारा 1930 में, जिसमें अमेरिका यूरोप जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था। पूरा वर्ल्ड ही अफेक्टेड था बट अमेरिका और यूरोप जो है वो बहुत ज़्यादा था। ग्रेट डिप्रेशन में क्या हो रहा था आपको याद है ना, क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या बोलती थी कि आप सप्लाई करते जाओ, डिमांड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। इसी यू कैन से दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, यही माइंडसेट से हमारा ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और प्राइसेस जो हैं प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा घट गई और हमारा जो नेशनल इनकम था वो भी बहुत ज़्यादा घट गया। अब इसी समय हमारा क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो फेल हो जाता है और इसके बाद आता है हमारा केंजियन इकोनॉमिक्स। केंजियन इकोनॉमिक्स डेवलप बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स। इसे डेवलप किसने किया, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने। ड्यूरिंग द 1930s इन एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द ग्रेट डिप्रेशन, ये जो है इकोनॉमिक्स जो है आया ही हमारे ग्रेट डिप्रेशन को समझने के लिए। केंजियन इकोनॉमिक्स जो है वो एक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है, क्योंकि हम बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं। मैक्रो मतलब लार्ज, जब भी हम किसी बहुत बड़े यूनिट पे बात कर रहे होते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक होता है। केंजियन इकोनॉमिक्स में रादर देन टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट और अ फर्म, वी आर टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम, दैट इज ब्रॉडर इन टर्म। इट स्टेट दैट गवर्नमेंट शुड इंक्रीज डिमांड टू बूस्ट ग्रोथ। अब यहाँ पे ये बातें होने लगी कि गवर्नमेंट जो है उनका इंटरवेंशन चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को इकोनॉमी में बूस्ट लाने के लिए डिमांड को बढ़ाना चाहिए, डिमांड बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, मतलब गवर्नमेंट जो है कुछ काम करे, कुछ बोले। पहले तो क्या था, गवर्नमेंट जो है कुछ कर नहीं रही थी, गवर्नमेंट एक स्टैटिक हो गई थी, जो भी कर रहे थे एक इंडिविजुअल कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा इट इज कंसिडर्ड एज अ डिमांड साइड थ्योरी दैट फोकसेस ऑन चेंजेस इन द इकोनॉमी ओवर द शॉर्ट रन। डिमांड जो है वो क्या शॉर्ट रन में बदलता रहता है। आज हो सकता है हमारे मार्केट में डिमांड हो 1000 AC का, लेकिन सडन मौसम बदल गया और वो सारा डिमांड ख़त्म हो गया, बट आप तो सप्लाई करने लगे हो। तो डिमांड क्या होता है, एक शॉर्ट रन के लिए होता है। उसी शॉर्ट रन में आपको या तो कमोडिटी प्रोड्यूस करके आपको प्रॉफिट ले लेना है या फिर वो डिमांड ही चला जाता है। बहुत लंबे समय तक एक ही प्रोडक्ट का डिमांड नहीं रहता है। नॉर्मली हम अपने आसपास ये एक्सपीरियंस भी करते हैं, जब कुछ नया प्रोडक्ट आता है तो हमें ट्राई करने का एक भूत सा सवाल रहता है। हम उसे खरीदते जाते हैं, ट्राई करते रहते हैं, कैसा है, किसी ने बताया अरे अच्छा है खरीद लेते, ऐसा होता है। बट विथ टाइम क्या होता है, हम अपने फिर वापस अपने जो प्रोडक्ट थे, अपने जो ब्रांड था वो हम वापस आ जाते। कुछ लोग ये होते हैं जो वहाँ पे रुक जाते हैं, उसी प्रोडक्ट को उनको वो पसंद आ जाता है। तो डिमांड हमेशा शॉर्ट रन के लिए होता है। जैसे हमारा वांट जो है वो अनलिमिटेड है और वो भी एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। आज मेरी चाहत है कि मैं ये कर लूँ, हो सकता है 2 ही दिन बाद ये मेरी चाहत बदल जाए और मैं कुछ और सोच लूँ। तो डिमांड भी हमेशा शॉर्ट रन के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट फोकसेस ऑन यूजिंग एक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी टू मैनेज एग्रीगेट डिमांड इन ऑर्डर टू एड्रेस और प्रिवेंट इकोनॉमिक रिसेशन।
केंजियन इकोनॉमिक्स क्या कर रही है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना उस पर बहुत ज़्यादा फोकस की हुई है। अब केंजियन इकोनॉमिक्स जो है इसमें बिलीव करने लगी है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो एक अच्छी चीज़ है हमारे इकोनॉमी के लिए, और इकोनॉमिक रिसेशन से भी बचने के लिए वो गवर्नमेंट पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस कर रही है। अब इकोनॉमिक रिसेशन है क्या? इकोनॉमिक रिसेशन होता है मैसिव डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिव इकोनॉमिक की जो एक्टिविटी है उसमें बहुत सडन गिरावट आ जाना, हम इसे बोलते हैं इकोनॉमिक रिसेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक्टिविस्ट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर द प्राइमरी टूल्स रिकमेंडेड बाय केंजियन इकोनॉमिस्ट टू मैनेज द इकोनॉमी एंड फाइट अनएम्प्लॉयमेंट। अब केंजियन इकोनॉमिस्ट जो थे वो बोल रहे हैं कि आपको फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम इस पे फोकस करेंगे तभी हम इकोनॉमी को मैनेज कर पाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट से हम लड़ सकेंगे। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होता है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी मतलब कुछ ना कुछ हम पैसे की बात कर रहे हैं। आपको पता है ना, एक इंसान या इस इकोनॉमी में जितने भी इंडिविजुअल है, क्या उनके पास बहुत सारे पैसे हैं? सब पैसे वही लगा के अपना एक कंपनी नहीं स्टार्ट कर लेते हैं। एवरीबडी इज़ नॉट केपेबल ऑफ दैट। सबके पास इतना कैपिटल नहीं होता है। कैपिटल क्या होता है? वो स्टार्टिंग पैसा जो एक बिजनेसमैन लगाता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। सबके पास उतना कैपिटल नहीं होता है। मेरे पास पैसा नहीं है बट मेरे पास स्किल है, मैं एक कंपनी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो वो पैसा मुझे कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट मुझे पैसा देगी और मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूँगा। जब मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूँगी तो क्या होगा? आपका इकोनॉमी ही, आफ्टर ऑल इकोनॉमी ही फ्लरिश कर रहा है, क्योंकि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा प्रॉफिट तो आ ही रहा है, नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो रहा है एंड एट द एंड हमारा कंट्री जो है वो फ्लरिश कर रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी होता है कि आपका जो गवर्नमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी होता है आपका जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से, क्या चेन वो मेंटेन करती है और इकोनॉमी में पैसा इम्पोज करती है, इकोनॉमी में पैसा देती है। गवर्नमेंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को आकर तो पैसा नहीं ना बांटती है, वो किसी के थ्रू। अगर आज की इकोनॉमी की बात करते हैं हम, तो बैंक का एक क्या रोल होता है? बहुत सारे आपके स्कीम्स आते हैं और गवर्नमेंट पैसा फंड रिलीज करती है बैंक में, एंड बैंक जो है फिर आपको लोअर लेवल पे वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब वो ही पहुंचाता है ना एक इंडिविजुअल के पास। तो मॉनेटरी पॉलिसी यही होता है कि गवर्नमेंट जो है इस बात का ध्यान रख रही होती है कि किस तरह से पैसा जो है वो इकोनॉमी में रोटेट हो रहा है और किस तरह से पैसे का जो है सप्लाई हो रहा है इकोनॉमिक्स में। पैसे का जो सप्लाई है वो इकोनॉमी में हो रहा है, ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब पैसों का लेन देन। गवर्नमेंट जो है पैसा जो देती है उस पर भी वो पूरा ध्यान रखती है कि किस तरह से मार्केट में पैसा इम्पोज हो रहा है, किस तरह से मार्केट में पैसा पहुंच रहा है, और जो पैसा उसने मार्केट में दिया वो किस तरह से रोटेट हो रहा है, सो दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? गवर्नमेंट जो है जो टैक्सेस कट करती है, अपनी जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, ये सब से रिलेटेड होता है आपका फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस इम्पोज करती है ना आपके प्रोडक्ट्स पे, वो अपने भी बहुत सारी चीज़ों पे खर्च कर रही होती है, ये होता है हमारा फिस्कल पॉलिसी। तो केंजियन इकोनॉमिस्ट ने ये बोला कि आपको फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। दीज आर द प्राइमरी टूल्स सो दैट वी कैन फाइट अनएम्प्लॉयमेंट एंड मैनेज द इकोनॉमी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। विद दिस हमारा इकोनॉमिक थॉट जो था, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, वो टॉपिक फिनिश हो चुका है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड विद दिस हमारा हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट जो एक सब टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग and don't forget to like, share and subscribe, and do hit the bell notification icon to get the latest update.